आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफिकली मेथड। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ग्राफ जब हम बनाएंगे तो इन तीन कंडीशंस का एक ही मतलब इन तीन में से कोई एक ही बनेगा ग्राफ, या तो इस तरह का बनेगा या इस तरह का बनेगा या इस तरह का बनेगा। और मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वन पॉइंट पर तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। एक के ऊपर एक लाइन है, ओवरलैपिंग लाइन है ये, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ये। ठीक है, और जब दो इक्वेशन की इस तरह से लाइनें बनेंगी तो पैरेलल जाती नजर आएगी तो उसका मतलब नो सॉल्यूशन है। ठीक है, इन तीन में से एक बनेगा 100%। अब ये आपके सामने फॉर एग्जांपल मैंने आपके ये दो इक्वेशन लिख दी है और इनका ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, ग्राफ बनाते वक्त आपको एक बात पर और ध्यान देना है कि भाई हमें बिना ड्रॉ करे कैसे पता चल सकता है कि ये किस तरह का सॉल्यूशन होने वाला है। तो अगर आप ये पता लगा लें कि भाई बिना सॉल्व करे बिना बनाए आपने क्या पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा, उसका तरीका भी देख लीजिए आप। A1/P2 is not equal to B1/B2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब है वो यूनिक सॉल्यूशन का इक्वेशंस होगी, यूनिक सॉल्यूशन की, और उसकी लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। ठीक है, और अगर इक्वेशंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल अगर आते हैं, ये रेशियो बराबर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक सिंगल लाइन बनने वाली है। ना आपने बनाया ना इसको सॉल्व करा, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लिया। और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैल्यू पुट करने के लिए। जब आप ऑरली सॉल्व करना सीख जाएंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, दिमाग में रखकर आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो जब ये तीनों रेशियोज बराबर आ जाएंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। इस कंडीशन में पैरेलल लाइन बनती है। या तो ये बराबर ही नहीं होंगे x y के कोएफिशिएंट, या सब के सब बराबर होंगे, या कोएफिशिएंट बराबर होंगे, इनका रेशियो बराबर होगा आई मीन टू से, और कांस्टेंट का रेशियो डिफरेंट। ये कांस्टेंट है याद रखना। ये जब यही बराबर नहीं हो तो तीसरे में जाने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है? तो ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए है, याद रखना आप लोगों को। यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लाइनों का क्या रिलेशन होता है वो अलग चीज है, ओवरलैपिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। लेकिन सॉल्यूशन अगर पूछूंगा तो आपने याद रखना है कि वो लाइनें दोनों लाइनें एक ऊपर एक होंगी। यहां पर लाइनों का क्या है रिलेशन? पैरेलल है। सॉल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब ड्रॉ करने से पहले, सॉल्व करने से पहले पता लगाते हैं कि कौन सा ग्राफ बनने वाला है। यहाँ क्या है? 5 कोएफिशिएंट बोले इसलिए 5। A2 यानी सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 -1 -1। ठीक है, -1 सिर्फ इधर 5 है, 5/3 और इधर 1 है। क्या दोनों बराबर है? इसका मतलब ये बराबर ही नहीं है, तो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन वाला, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ये मैंने क्वेश्चन दिया है आपको ओल्ड बुक से, ऑप्शनल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस
determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by this line and y axis. जो इन लाइनों से ग्राफ बन रहा है y एक्सिस पर, जो ट्राइंगल बन रहा है y एक्सिस पर, उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, मैं इसमें फर्दर बातें और ऐड करता हूँ। अभी पहले इसको सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाने का तरीका वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। सॉल्यूशन निकालने का भी तरीका वही है। एक दो बातों पे ध्यान रखना बस। वो कौन सी 2-3 बातें हैं? 9th क्लास में भी मैंने आप लोगों को बोला था, फिर बोल रहा हूँ आपको मैं, ये बड़ी वैल्यू मत रखना x y की जगह। ठीक है, बड़ा आंसर मत निकालना, डेसिमल की वैल्यू अवॉइड करना, फ्रैक्शन की वैल्यू भी अवॉइड करना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बड़ी वैल्यू रखी और ग्राफ बना दिया आपने छोटे स्केल का, फिर मिटा दे लगोगे आप, पूरा टाइम से वेस्ट कर दोगे। तो टाइम सेविंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, x या y की वैल्यू आपको रखनी है। थोड़ा सा इजी कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। i इधर आ गया और y इधर आ गया। अब आपकी मर्जी है कि x को कंसिडर करो या y को कंसिडर करो, यानी सपोज करो। इस कंडीशन में x को ही रखना ज़्यादा इजी है। आपने लेट कर लिया कि भाई x 0 है, तो 5 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल टू y। क्या आंसर आने वाला है? ये खत्म, -5। तो जब इसको आपने 0 माना तो y -5 आया। याद है आपको 9th क्लास में भी यही तरह पढ़ाया था आपको। अब आपने x की जगह क्या रखा? सपोज 1 रख दिया आपने। 5 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू y। 5 × 5, 5 माइनस 5 0 इक्वल टू 1। जब ये 1 होगा तब ये 0 होगा। ठीक, अब इसी तरह से कोई दूसरी वैल्यू रखते हैं। 3 वैल्यूज निकालना आप एग्जैक्ट। क्या लेट करूं? लेट x इक्वल टू 2। कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, बड़ी वैल्यू नहीं है। अब आंसर देखने के बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है। 5 इंटू 2 -5 इक्वल टू y। 10 माइनस 5 इक्वल टू y। 5 इक्वल टू 1। बड़ा आंसर नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो 2 रखने पर प्लस का 5 आंसर आया। ठीक है, ये एक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ये उसके सॉल्यूशन निकाल दिए हैं मैंने। राइट, अब इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x माइनस y इक्वल टू 3। अगेन ये बॉक्स बना लेना फौरन, जल्दी। जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी जल्दी आपका ग्राफ बनेगा। और जितना टाइम सेविंग करते चलते जाएंगे, लास्ट में आप लोगों के पास टाइम बच जाएगा पेपर को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने एक्स वाई लिख दिया आपने, ये मैंने हाईलाइट करे अलग से। अगेन आप क्या करेंगे? वाई को उधर भेज दिया। ये हर क्वेश्चन में नहीं करना, ये सिंगल वेरिएबल वाला है इसलिए कर रहा हूँ मैं। ये 1 वेरिएबल वाला है। ये 3 इधर आ गया, वाई उधर चली गया। यहाँ पर ये 5 इधर आया था, वाई उधर चलेगा। और अगर x का कोएफिशिएंट 1 होता और ये माइनस में अगर होता तो उसको उधर भेजता। ठीक है ना? चलिए अगेन आपने x को क्या माना? 0। अगर x 0 होता है क्या आंसर आएगा? -3 इक्वल टू 1। 0 पर ये -3 होगा। लेट करिए, x इक्वल टू 1 है, तो 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 1। 3 1 3, 3 माइनस 3 0। तो दूसरा आंसर ये आ गया। जब ये 1 होगा तो ये 0 होगा। ठीक है जी, अब क्या लेट करा आपने? x इक्वल टू 2।
कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। आंसर देखते हैं बड़ा है कि छोटा है। तो 3 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई, जो हो गया 6 माइनस 3 इक्वल टू वाई, यानी 3 इक्वल टू। तीसरा आंसर ये आ गया आपके पास, तीसरा सॉल्यूशन। जब ये 2 होगा 3 होगा, ना बड़ी वैल्यू रखी ना बड़ा आंसर निकाला। अब दोनों ही बॉक्स को ध्यान से देखिए आप, बहुत ही ध्यान से। कोई एक सॉल्यूशन सेम नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? है ना? 1 पर 0 1 पर 0, तो यही पहचान है कि एक सिंगल पॉइंट सेम आ रहा है इसका, जिसका मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन बनने वाली है। और उससे पहले हम पता भी लगा चुके हैं कि कौन सा ग्राफ बनने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन का बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम रहेगा? ग्राफ बनाने का। ठीक है, चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन आपके सामने हैं। इन सॉल्यूशन को देखते जाओ और रीड करते जाओ और यहाँ पर प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर दो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5। x0 यहाँ पर होता है, बताइए यहाँ पर रहेगा, ऊपर या नीचे जाना है? तो नीचे भी जाने के लिए क्या हमसे -5 पर यही सकते हम y एक्सिस पर पहुँच जाएंगे। राइट, नेक्स्ट 1,0, पहले x की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव 1 है, फिर ये 0 है, तो उसका मतलब वो यहाँ रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट भी और सेकंड पॉइंट भी एक्सिस पे रहा। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है? 2,5, पहले 2 पे पहुंच गए। अब पॉजिटिव 5 है तो ऊपर की तरफ चले जाइए, ये आ गया लगभग। ठीक है, क्लियर है? अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं बन रहा। ये देखिए इस तरह से ही बन गया। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन, इस सॉल्यूशन आपके सामने है। 0, -3, तो 0 यहाँ पर है, 3 -3 नीचे है, तो उसका मतलब इस वाले एक्सिस पर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1,0, 1,0 वो यही रहेगा, सेम वाला पॉइंट। फिर क्या है 2,3, 2,3, पहले 2 पे गए फिर 3 पे गए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करेंगे हम। इस तरह से बनती नजर आएंगे लाइन्स। तो ध्यान से देखेंगे हम, एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और दोनों लाइनें एक दूसरे को एक सिंगल ही पॉइंट पर काट रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, और एक पॉइंट आपको मिल गया उनके इंटरसेक्टिंग की वजह से। ठीक है, अब आपने ग्राफ को ध्यान से देखना है। मैं जिस तरह से बना रहा हूँ एग्जाम में इसी तरह से ही आपको बनाना है। ठीक है, आप ये देख लेना इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है आपने, उसके हिसाब से बनाना है इसको। ठीक है, एक ज़्यादा ही पॉइंट लेके चलना। मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम 5 है, 5 यूनिट तक ये बनाना है, बल्कि मैंने 6 यूनिट बनाया है लेकर। देखा 6 यूनिट यहाँ पर मैंने ब्रेक किया -6, एक ज़्यादा ही लेना। ठीक है, और ध्यान से देखिए मैंने एरो बना रखा है, इस पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। चाहो तो आप इन लाइनों पे भी आप एरो बना सकते हैं, तो थोड़ा सा आगे खींच लेना। राइट, और दूसरी बात, ये जो इनके सॉल्यूशन थे जो आपने प्लॉटिंग करी है, वहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट्स लिखिए। ये कौन सा कोऑर्डिनेट था? 2,5, 2,5। ये कौन सा पॉइंट था? 1,0। मैं रेड वाला बना रहा हूँ पहले। ये क्या था? 0,-5। ठीक है जी, ये बन गई लाइन और उसके आगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन, ये तो सेम ही है,
ये क्या था 2, 3 और यहाँ पर क्या था इसका 0, -3। इस तरह से आपको प्लॉटिंग करनी है। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय y एक्सिस। जो y एक्सिस पर बन रहा है ट्राइंगल, उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए पहले आप इसकी नेमिंग तो कर दीजिए, a b c। तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये है, क्या है, दोनों लाइनों से है या नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जो आपने नाम लिखा है XYZ A B C P Q R, वो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, कोने, उस ट्राइंगल के कोने, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A 1, 0, B आपने इसको मान रखा है 0, -3 को, C 0, जरूरी नहीं है कि ए जहां मैंने लिखा है वही आप भी ले, आपने ए इसको माना, बी इसको माना, सी इसको माना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोऑर्डिनेट्स तो वही रहेंगे, बदलेंगे कोई, सिंधे आगे पीछे होगी, ठीक है। और एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो ये हो गया कि ट्रायंगुलर रीजन का के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। नंबर 2, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। क्या बोलेंगे, शेड कर दिए ट्रायंगुलर रीजन को, तो मैंने कर दिया, वो ध्यान से देखिए। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय x एक्सिस या y एक्सिस। जो एक्सिस पे बन रहा होगा या y एक्सिस पे बन रहा होगा ट्रायंगल, उसका एरिया बताना है। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि जब आप उसका ग्राफ बनाएं तो दोनों ही एक्सिस पर ट्रायंगल बना होगा, बट उस क्वेश्चन में मेंशन भी होगा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय x एक्सिस या y एक्सिस, ठीक है। ग्राफ कहीं कैसे ही बने, ट्रायंगल दोनों जगह बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमसे बोला गया है कि y एक्सिस वाला बताओ, तो y एक्सिस वाले को ही आप शेड करेंगे और उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, जो आपने ऑलरेडी छोटी क्लास से पढ़ रखा है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सपोज अगर ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाता हूँ, ये देखिए कि अगर इस तरह की लाइनें बनती हैं तो ट्रायंगुलर रीजन कहाँ बनना है, y एक्सिस पर। तो इस y एक्सिस वाले पोर्शन को इस तरह से शेड कर देना, तो ये पूरा ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। या तो आपसे पूछा जाएगा कोऑर्डिनेट्स, या आपसे कहा जाएगा शेड करो, या आपसे कहा जाएगा ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो ये तीनों वर्टेक्सेस है या नहीं, है ना। इन तीनों वर्टेक्सेस को आप इसी तरह से लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, एरिया जो भी आपने इस ट्रायंगल का नाम रखा है ABC PQR, वो आप लिखेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। सपोज ये नीचे था 0, -3 और ये है 0,5, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये 4,0 है, ये वाला पॉइंट है। ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। अब आपको हाफ बेस इनटू हाइट चाहिए, बेस, इस पूरे को बेस मान लो, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बॉक्सेस हैं डार्क वाले, वो गिन लेना। और उसका आसान तरीका, यहाँ से आता कितने हैं, ये 5, तो 5 यूनिट ऊपर गए थे, नीचे कितना आए थे 3, माइनस में गए, उसको मत देखना माइनस के साइन को, नीचे कितने गए 3, ऊपर कितने गए 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितने होगा 8 होगा, नहीं होगा 8 बॉक्सेस मिलेंगे आपको इनटू 8। हाइट, जब ये बेस है तो हाइट ये होगी,
होगी कि नहीं होगी? तो कितना आगे गए हम? 4 तक। हाइट कितनी हो गई? 4। इसको काटेंगे आप 16 स्क्वायर यूनिट। ये जरूर लिखनी है आपको, अगर नहीं लिखा तो आधा नंबर गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? या तो आपसे पूछा जाएगा ट्रायंगुलर रीजन को शेड करो, कोऑर्डिनेट्स निकालो, या एरिया निकालो। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कॉपी कर लीजिए और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको करना है जल्दी से। देखिए, मैंने एग्जांपल के तौर पे ये 2 इक्वेशन और दी थी, आप इसको सॉल्व करिए और ग्राफ बनाइए। तो इसका ग्राफ लगभग ऐसा बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन कुछ भी लेना, वैल्यूज कुछ भी लें, तो फॉर्मूला इसकी लाइनें ऐसे ही बनेगी। ठीक है जी। तो ध्यान से देखिए, ये लाइन है एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? एक पॉइंट पर। तो ये कौन सा बना? यूनिक पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, कुछ बातें उस क्वेश्चन में रह गई थी जो मैं इस क्वेश्चन में पूरा कर रहा हूँ। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस या सिंगल लाइन बनेगी तो आपको उसका कंक्लूजन भी लिखना है, यानी सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो आपको देखकर ही पता चल गया कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, कहाँ काट रही है वो पॉइंट बताओ। 6,0 पर काट रही है, तो जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग होगा वही सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है, कहाँ पर है? 6,0। एक बात पूरी हो गई। मैंने आपसे क्या क्या बोला था कि आपको क्या क्या करना है? इसको शेड करना है ट्रायंगल को। तो इसका आपने सबसे पहले नाम रखना है ABC, PQR, जो भी आपको मन करे वो लिख देना। ABC कहीं से स्टार्ट कर देना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मर्जी आपकी है। ठीक है, अब आपने करना है इसको शेड, या आपने शेडिंग कर दी। ठीक है, उल्टा सीधा आराम से आसान करना, उस तरीके से करना, साफ सुथरा। नंबर 2 क्या बोला था मैंने? कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए। तो आप लिखिए कोऑर्डिनेट्स। A 6,0, B 0,2, C 4,0,-4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? ट्रायंगल का एरिया बताओ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस। तो जो बड़ा बेस है वो ले लो, ये बड़ा बेस है। तो यहाँ से आते कितना यूनिट है? 2 यूनिट। यहाँ से आते कितना यूनिट है? 4 यूनिट। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 6 यूनिट इंटू 6 इंटू कितना आगे गया है ये? इसको आप इस तरह से रोटेट करके देखोगे तो हाइट बनती नजर आएगी। ये भी 6 है, काटा आपने, कितना हो गया? 18 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि आपको पता नहीं कि आप इस ट्रायंगल का एरिया कौन सी यूनिट पे निकालना है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है, कुछ पता ही नहीं है, तो स्क्वायर यूनिट लेकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने ट्रायंगल बनाना होगा। अच्छा, एक बात पिछले क्वेश्चन में भी रह गई थी, इसमें भी बताता हूँ मैं। तो एक तो ये था कि आपको सोल्यूशन लिखना है। इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो सिर्फ आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन बनती तो आप लिखेंगे नो सोल्यूशन ग्राफ के ऊपर, टॉप पर। और अगर यूनिक है तो यूनिक सोल्यूशन भी लिखेंगे, और किस पॉइंट पर वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है वो भी लिखेंगे। दूसरी बात क्या रह गई थी कि जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, कौन सी लाइन किस इक्वेशन की है, वो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ये 2x - 3y = 12, इसकी x + 3y = 6 इक्वेशन लिखना भी जरूरी है। इस तरह से आपके ये 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ग्राफ का क्वेश्चन बिल्कुल खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड।
चलिए जी, नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड। और ये स्टूडेंट का मोस्ट फेवरेबल मेथड होता है, मोस्ट फेवरेबल, बहुत इजी भी है और आगे क्लासेस में बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन वर्ड किससे बना है? एलिमिनेट से, निकाल देना, ठीक है। तो एक निकलेगा तो दूसरे का आंसर है। किसको निकालना है? पहले किसको निकालना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एलिमिनेशन, इसका प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, या तो आप करिए x को एलिमिनेट या करिए y को एलिमिनेट। तरीका क्या है? सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। जो पहली क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे सेकंड इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। और जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो पहली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, इस 1 से इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम, और इस 2 से, इस कोफिशिएंट 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रहेगा पक्का? चलिए, तो इस 2 से आपने मल्टीप्लाई करा तो 2x हुआ, इससे मल्टीप्लाई करा 6y हुआ, और इससे मल्टीप्लाई करा 12, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वन साइड पे ही मल्टीप्लाई करके रह जाएंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। और इससे करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, तो सेम ही रहेगी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है जी। चलिए, इतना याद रहेगा पक्का? चलिए, लाइन ड्रॉ करेंगे आप हमेशा। एक काम हो गया, मल्टीप्लिकेशन कर दी। दूसरा, जब इक्वेशन बनकर आ चुकी होगी थोड़े से नीचे से आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे, हमेशा याद रखना। बिल्कुल चिपका के मत करना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट चिपका के करते हैं और फिर साइड चेंज करने होते हैं तो वो फिर साइड वाइड में लिखते हैं। साइड में लिखने के बाद क्या करते हैं? खुद ही गलती कर जाते हैं, प्लस माइनस भूल जाते हैं बाद। तो थोड़ा सा गैप देना है इसको, ठीक है। अब आपने क्या करा था? दोनों कोफिशिएंट को सेम बना दिया x के, करने के बाद यहाँ साइन चेंज करेंगे आप। ये प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस का है प्लस कर दिया, प्लस का है माइनस कर दिया, और फिर लिखेंगे यहाँ पर सबट्रैक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। सेम आ गया, कैंसिल। ये प्लस का वो प्लस का कितना हो गया? कितना? 9y। ये प्लस का प्लस माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा? 0। y इक्वल टू 0y, 9 का मतलब 0, ठीक है। तो एक एलिमिनेट हुआ तो दूसरे का आंसर आया, है ना? तभी तो उसका नाम है एलिमिनेशन। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे आप? सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट इधर 1 और सेकंड, फर्स्ट या सेकंड। इस वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में रखिए या सेकंड इक्वेशन में रखिए, जो आपको इजी लगे। सपोज आपको इजी लग रही है फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद जिस इक्वेशन में आपको रखना है वो इक्वेशन कॉपी करेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 3 into 0 इक्वल टू 6, कैंसिल। x इज इक्वल टू कितना बचा? 6। अभी मैंने इन्हीं इक्वेशंस को लेकर ग्राफ बनवाया था, ठीक है। कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी वो लाइन है? 6,0, 6,0, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, मोस्ट फेवरेबल मेथड है ये स्टूडेंट्स का। तो तरीका क्या है? जो भी आपको इक्वल करना है, जो भी आपको इजी करना है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा x को ही इक्वल करें, x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट को बराबर करना कर सकते हैं। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर भी 3 था। अगर सपोज मुझे y वाले को इक्वल करना था तो ध्यान से मैं देखूंगा तो यार ये तो पहले से ही दोनों इक्वल है, तो क्या जरूरत है मुझे x को इक्वल करने की? तो टाइम वेस्ट करूंगा, और पहले से भी साइन चेंज है
साइन भी चेंज पहले से है, कोएफिशिएंट सेम भी पहले से है, उस केस में क्या करूंगा मैं? ऐड। ठीक है, प्लस माइनस कर बताओ। 1x प्लस 2x 3x 18 लिखा डिवाइड बाय 6 हो जाएगा सेम आंसर। इस x को क्या करोगे? जो इजी लगेगी उस पर रख देंगे। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 6 प्लस 3y इक्वल टू 6, इधर भी प्लस का 6, इधर भी प्लस का 6, कैंसिल, क्या बचा? 3y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो पहले, y को भी एलिमिनेट कर सकते हो पहले। इसमें बेनिफिट क्या था? दो बेनिफिट थे एक साथ। y के कोएफिशिएंट पहले से इक्वल दे रखे थे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से प्लस माइनस दे रखा था। y वाले कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है एलिमिनेशन मेथड। यहां मैंने कहा है पहले x को एलिमिनेट फिर y का आंसर निकालना। इसी क्वेश्चन में मैंने पहले यहां बात करा है y को एलिमिनेट तो x का आंसर निकला है। किसी एक को करना है, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फर्दर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।